हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आज सब लोग। आज हम देखते हैं यहाँ पर नया टॉपिक एनसेफेलाइटिस। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मेनिंजाइटिस, सेम वैसे ही आज का टॉपिक है अपना एनसेफेलाइटिस। अब एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस जैसे नाम से इंडिकेट है, हम देखते हैं इसके अंदर एनसेफेलस। एनसेफेलस का मीन होता है यहाँ पर, एनसेफेलस का मीन होता है ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू एंड आईटीएस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। तो हम आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? एनसेफेलाइटिस, दैट मींस इन्फ्लामेटरी रिस्पांस इन दी ब्रेन टिश्यू। तो ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पांस है, जैसे हमने पहले देखा है। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये अपना है ब्रेन वाला पार्ट, ये वाला है अपना ब्रेन वाला पार्ट। ये स्टार्टिंग के अंदर ये है अपना स्कल्प, और ये जो आउटर लेयर है इसको अपन बोलते हैं मेनिंजिस। जैसे हम देखते हैं इसको, ये है मेनिंजिस। मेनिंजिस दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर। और जो अंदर की साइड में ये जो टिश्यूज हैं, ये अंदर की साइड में ये है ग्यूरस एंड सल्कस। जो ग्यूरीज हैं ये आते हैं अपने ब्रेन टिश्यूज के अंदर। तो ब्रेन टिश्यूज के अंदर किसी भी तरह की इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गई है, उसको अपने बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर किसी भी तरह की इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया है, इन्फेक्शन कंडीशन हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ के जो पार्ट है, जो लोकल पार्ट है, वो जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो लोकल टिश्यूज है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। और स्वेलिंग होने के साथ साथ में वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो रही है। अगर कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक हो रहा है तो यहाँ के जो टिश्यू है वो इन्फ्रैक्ट हो जाएंगे, और उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले क्या है? एनसेफेलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू कॉज्ड बाय वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और इट मे बी अ पार्ट ऑफ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू अ सिस्टेमिक विलाई इलनेस और द वैक्सीनेशन। दैट मीन्स हम देखेंगे कि एनसेफेलाइटिस क्या है। एनसेफेलाइटिस एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इन द ब्रेन टिश्यू के अंदर। जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, यहाँ पर इन्फिक्सिस प्रोसेस भी है एंड नॉन इन्फिक्सिस प्रोसेस भी है, जो हम टाइप्स के अंदर आगे देखेंगे। तो इन्फिक्सिस प्रोसेस के अंदर दैट मीन्स इन्फेक्शन कंडीशन हो रही है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे यहाँ पे? स्पेसिफिकली जो माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरल, फंगाई, वायरस, फंगाई, ये क्या है इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लेकिन अदर फैक्टर में हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स हो गया है, या फिर अपनी बॉडी के का इम्यून सिस्टम है कॉम्प्रोमाइज हो रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, जिसकी वजह से भी अपना इम्यून सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गए हैं, वो भी क्या करेंगे? जो ब्रेन टिश्यू है उसके अंदर जाके इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को कॉज करेंगे, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से वहां पे इन्फ्रैक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इस कंडीशन को अपने बोलते हैं एनसेफेलाइटिस कंडीशन। एनसेफेलाइटिस अकर मोर ऑफन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ एंड डिक्रीज विथ द एज। जो एनसेफेलाइटिस है वो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट ईयर ऑफ द एज, दैट मीन्स स्टार्टिंग का न्यूबॉर्न के बाद में जो 1 साल होता है, वहां पर सबसे ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके बाद में धीरे 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 एज के अकॉर्डिंग वो कम होता चले जाता है एनसेफेलाइटिस। जैसे हम इसके अंदर कॉमन कोजेस में देखेंगे। कॉमन कोजेस के अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं जैसे वायरल कोजेस कौन कौन से हैं, यानी वायरस कौन कौन सी वायरस है जो ब्रेन के टिश्यू को इन्फ्रैक्ट करके या फिर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से ब्रेन के टिश्यू का वो डैमेज कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट वन आता है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, नेक्स्ट वन आता है एबीएस, वेरिजेला जोस्टर वायरस, एंट्रो वायरस, अर्बो वायरस, ऑर्थो पॉट्स बॉर्न वायरस एंड दी रेबिस वायरस। तो ये सारे के सारे वायरस हैं जो कोज कर रहे हैं ब्रेन टिश्यू इन्फ्लामेशन। ब्रेन टिश्यू इन्फ्लामेशन। ब्रेन टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कर रहे हैं ये सारे के सारे वायरस।
उसके बाद में हम देखते हैं कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शन, यानी जो 6 किलर डिजीज होती है स्टार्टिंग के अंदर, जो चिल्ड्रन के अंदर स्टार्टिंग में 6 ईयर चिल्ड्रन के अंदर जो डिजीज कंडीशन है उसके अंदर भी आती है मीजल्स, मम्स एंड दी रूबेला। और मीजल्स, मम्स, रूबेला है, ये तीनों ही कोज कर रहे हैं एंसेफेलाइटिस को। देन अदर हम देखेंगे अदर कॉजेज के अंदर, जैसे एन एलर्जिक रिएक्शन टू दी वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन, यानी कोई भी इम्यूनाइजेशन लग रहा है, वैक्सीनेशन लग रही है, तो उसकी वजह से अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है या अपना इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म करके वो ब्रेन की टिश्यू को इन्फ्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट अदर कंडीशंस में जैसे ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, अब ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन के अंदर आता है इसके अंदर SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। सेकेंड वन आता है रोमेटोड आर्थराइटिस, रोमेटोइड आर्थराइटिस। रोमेटोड आर्थराइटिस। अदर इसके अंदर आएगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एड्स। ये जो डिजीज कंडीशन है जिसमें अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अपना इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब्स है या फिर किसी भी तरह का एंटीजन अगर अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो जो अपना ओन इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा, उसको अपने बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन। देन आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज लाइम डिजीज, सिफिलिस एंड दी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये 3 फैक्टर्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें लाइम डिजीज, सिफिलिस एंड ट्यूबरक्लोसिस है। इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। पैरासाइट के अंदर हम देखते हैं जैसे राउंड वॉर्म, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड दी एड्स पेशेंट्स। अब एड्स पेशेंट के अंदर यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम की वजह से फंगल इन्फेक्शन है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करके, उसकी वजह से वहाँ पर वो अपना मल्टीप्लीकेशन या फिर कोलोनाइजेशन कर लेगा। नेक्स्ट अदर आता है वीकेंड इम्यून सिस्टम, जो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक है, वो भी फैक्टर करता है। एंड अदर फैक्टर में आएगा कैंसर कंडीशन। अब कैंसर कंडीशन है, इसके अंदर भी क्या होता है, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रखा है। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं जो कोज कर रहे हैं इन्फ्लामेशन इन दी ब्रेन टिश्यू, जिसको अपने बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द एंसेफेलाइटिस। अब टाइप्स ऑफ द एंसेफेलाइटिस में हमने यहाँ पे कोजेस के बेस पे इन जो एंसेफेलाइटिस है इसको हमने डिफरेंट टाइप के अंदर क्लासिफाई किया है। जैसे फर्स्ट वन आ रहा है इन्फिक्सिस एंसेफेलाइटिस। अब इन्फिक्सिस एंसेफेलाइटिस दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर एंटीजन है या फिर माइक्रोब्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर कर गए हैं और वहां से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन में पहुंच जाएंगे और ब्रेन के टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करेंगे, उसको अपन बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। अब एंसेफेलाइटिस के अंदर बहुत सारे जैसे माइक्रोब्स हैं, जैसे हमने देखा है इसके अंदर मिजल्स मम्स रूबेला, रेबीज वायरस, या फिर हम इसके अंदर देखते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली ब्रेन की टिश्यू का, हम पहले तो ये ब्लड के अंदर आएंगे और ब्लड से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन में चले जाएंगे और वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करेंगे। सेकेंड वन आता है पोस्ट इन्फिक्सिस एंसेफेलाइटिस। अब पोस्ट इन्फिक्सिस एंसेफेलाइटिस के हम देखते हैं जैसे प्रीवियसली ब्रेन के अंदर एंसेफेलाइटिस हुआ है और उस कंडीशंस में अपना इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, अदर ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है और ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे जो प्रीवियस इन्फेक्शन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है वो वहीं पे एडर हो रखे हैं या फिर वहाँ पे वो कलेक्ट हो रखे हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जो कुछ वीक और मंथ्स के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अपन बोलते हैं पोस्ट इन्फिक्सिस एंसेफेलाइटिस। लेकिन इसके पीछे रीजन होता है कॉम्प्रोमाइज इम्यून रेस्पॉन्स। compromised immune response। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शियस कंडीशन होने के चांसेस रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम के पीछे रीजन क्या होता है, प्रीवियस एंसेफेलाइटिस कंडीशन। इसका रिस्पॉन्सिबल है प्रीवियस
एनसेफेलाइटिस। प्रीवियस एनसेफेलाइटिस, यानी प्रीवियस में पहले जो एनसेफेलाइटिस होगा उसकी वजह से इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ही ज्यादा रहते हैं। अदर वन आता है ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस, दैट मीन्स इसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो रखी है। डिफेक्टिव एंटीबॉडी बॉडी फॉर्मेशन। अब ये डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रखे हैं, इसके पीछे रीजन होता है। जैसे डिफेक्टिव एंटीबॉडी कौन कौन सी कंडीशन के अंदर है, अभी हमने पहले मेंशन किया, जैसे सिस्टेमिक लूपस अरिथमेटिस या फिर रोमेटोइड आर्थराइटिस है, सिकल सेल एनीमिया है, HIV एड्स, ये जो कंडीशन है उसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो रखे हैं। या फिर इसके साथ साथ में हम देखते हैं जिसमें कंडीशन आती है डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आता है यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके से साथ साथ में आता है मिस्थेनिया ग्रेविस, ग्यूलेन बेरी सिंड्रोम, पार्किंसन डिसीज। ये क्या है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो माइलिन शीथ है और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। और ये भी उसके पीछे भी रीजन होता है यहाँ पर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर, जो अपनी बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट या फिर मिस्टेकनली अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएंगी। और यही जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है वो क्या करती हैं, जो हेल्दी एंटीबॉडी है उस पे अटैक करेंगी, और हेल्दी एंटीबॉडी पे अटैक करेंगी तो वहां पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। देन फोर्थ वन आती है क्रोनिक एनसेफेलाइटिस। क्रोनिक एनसेफेलाइटिस मतलब प्रोलोंग या फिर लंबे टाइम से जो इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रहा है उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक एनसेफेलाइटिस। लंबे टाइम से जो चल रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स है वो ग्रेजुअली हो रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, या फिर जो इन्फेक्शन हो रखा है वो सडनली ना होके लंबे टाइम से हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं क्रोनिक एनसेफेलाइटिस। और क्रोनिक एनसेफेलाइटिस है, इसको भी हमने सब टाइप्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट वन आता है सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेन एनसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरेटिक पेन एनसेफेलाइटिस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेन रीजन क्या होता है, जो मिजल्स इन्फेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, जो ब्रेन के टिश्यू है वहां पे स्क्लेरेटिक टिश्यू है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से। अब रीजन क्या होता है यहाँ पे, मिजल्स की वजह से, जो मिजल इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या फिर मिजल जो डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ब्रेन के टिश्यू है वो नेक्रोटाइज होना स्टार्ट कर देंगे, और नेक्रोसिस के बाद में एक स्क्लेरेटिक टिश्यू यानी स्क्लेरोसिस एक दूसरे पे रिप्लेस होकर प्लैक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, उसको अपन बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरेटिक पेन एनसेफेलाइटिस। और अगर यहाँ पर ये ब्रेन के टिश्यू के साथ साथ में जो नर्व्स हैं, जैसे सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, उसके अंदर भी अगर यहाँ पे सब एक्यूट स्क्लेरेटिक कंडीशन हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि जो माइलिन शीथ है न्यूरॉन के अंदर, जो माइलिन शीथ है उसके अंदर ये प्लैक फॉर्मेशन कर रही है, तो उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन एनसेफेलाइटिस के अंदर ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज हैं वो इन्फ्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे पे रिप्लेस होकर एक रिजिड स्ट्रक्चर को फॉर्म में कर लेते हैं, जिसको अपन बोलेंगे सब एक्यूट स्क्लेरेटिक पेन एनसेफेलाइटिस। पेन का मतलब होता है एंटाई, जो ब्रेन है उसका पूरा पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे इन्फ्रैक्शन या फिर स्क्लेरेटिक टिश्यू का डिपोजिशन होना स्टार्ट कर देगा। देन सेकेंड वन इसके अंदर आता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी के पीछे रीजन होता है जेसी वायरस। अब जेसी वायरस के अंदर क्या होता है, ये वैसे तो हार्मलेस वायरस होता है, लेकिन रीजन क्या हार्मलेस वायरस होगा, दैट मीन्स ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर कभी भी ये मैनिफेस्ट नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्लिनिकल सिम्टम्स इतने रिलीज नहीं होंगे। लेकिन अगर लंबे टाइम तक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स रहेगा तो जैसे ये ब्रेन ये जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी के अंदर
अगर ये जो क्रेनियल केविटी है, इस क्रेनियल केविटी के अंदर कहीं पर भी लंबे टाइम से, तो ये क्या करेंगे, मल्टीफोकल मतलब अलग अलग जगह पे जाके ये ल्यूकोडिस्ट्रोफी कंडीशन यानी ल्यूकोसाइट्स हैं वो वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो सराउंडिंग टिश्यूज है उसका डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। डेड डब्ल्यूबीसी है वो कलेक्ट हो जाएंगे और डेड डब्ल्यूबीसी कलेक्ट होने के बाद में, क्योंकि ये रीजन क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, और अगर कंटिन्यूसली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा, और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर जैसे मैक्रोफेगस, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये तीनों वहां पे जाएंगे और तीनों जाएंगे तो वो फाइट करेंगे अगेंस्ट दी एंटीजन। एंटीजन के अगेंस्ट अगर वो कंटिन्यूसली फाइट कर रही है तो उस कंडीशंस में जो डब्ल्यूबीसी है वो डेड हो जाएंगे फाइट करते करते, वो वहां पे कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मल्टीफोकल, मतलब फोकल का मतलब होता है लोकल एरिया, लेकिन मल्टीपल यानी अलग अलग जगह पे वहां पे जाके ल्यूकोसाइट्स हैं वो डेड ल्यूकोसाइट है वो डिपोजिट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां के जो टिश्यूज को डिस्ट्रोफी कर देंगी या फिर उसको डिसफंक्शन या डिस्ट्रक्शन कर देंगी सराउंडिंग के लोकल टिश्यूज को। उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको डिस्ट्रोफी कंडीशन, जो किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, क्रोनिक एंसेफेलाइटिस की वजह से। और क्रोनिक एंसेफेलाइटिस जो प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल डिस्ट्रोफी है उसको कोज कौन कर रहा है यहाँ पे, चेसी वायरस। देन लास्ट वन आता है जापानीज वायरस। अब ये जापानीज वायरस है, ये जैसे मिडिल ईस्ट है उस एरिया के अंदर या फिर फार ईस्ट एरिया है उसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर ये स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर होता है जो जहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग के अंदर क्या होता है वहाँ पे मॉस्किटो बाइटिंग की वजह से उन पर्सन के अंदर होने ये एंसेफेलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको अपने बोलते हैं यहाँ पर जापानीज एंसेफेलाइटिस। देन अभी यही जो हमने पहले जो फ्लो चार्ट के अंदर देखा है क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ द एंसेफेलाइटिस, उसका हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट वन आता है यहाँ पे इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन विच इज ऑफन वायरल। जो डायरेक्ट इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से स्पेसिफिकली ज्यादा कोज क्या करता है, वायरस इन्फेक्शन, जो वायरल डिजीज कंडीशन है। और इसके अंदर जो वायरस कौन कौन से रहेंगे, इन्फ्लुएंजा, herpes simplex, मीजल्स, मम्स, रूबेला, रेबीज, चिकन पॉक्स एंड दी अर्बो वायरस। ये स्पेसिफिक वायरस हैं जो इन्फेक्शियस प्रोसेस को कोज कर रहे हैं। अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है तो उस कंडीशंस में इन्फ्लामेटरी फ्लूइड बिल्डअप होना स्टार्ट कर देगा, और वही इन्फ्लामेटरी फ्लूइड है ब्रेन के अंदर ब्रेन की स्वेलिंग को कोज कर रहा है। लेकिन ये जो वायरस है या फिर ये जो माइक्रोब्स है ये सबसे पहले ब्रेन में डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, पहले वो अपने जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां से वो ब्लड ब्रेन ब्रेन को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, और ब्रेन में जाने के बाद में वहां पर ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कोज कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं इन्फेक्शियस, दैट मीन्स यहाँ पर इन्फेक्शन कंडीशन हो रही है, दैट मीन्स इसको पॉजिटिव फैक्टर है माइक्रोब्स जिसके अंदर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया एंड दी वायरस। सेकेंड हम देखते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस, दैट मीन्स जो प्रीवियसली इन्फेक्शन कंडीशन हुआ है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, उसको अपन बोलेंगे पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय अ इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू अ प्रीवियस इन्फेक्शन और द वैक्सीन, दिस कैन अकर में डेज, वीक और समटाइम्स मंथ्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। यानी जो इनिशियल प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था उसके कुछ दिन बाद में ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडरी एंसेफेलाइटिस often occurs 2 or 3 weeks after the initial infection। जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था उसके 2 और 3 वीक्स के बाद में सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। देन थर्ड वन आता है ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस, दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गया किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से, जैसे एसएलई, रोमेटोइड आर्थराइटिस है या फिर सिकल सेल एनीमिया, एचआईवी एड्स, ये सारे के सारे की वजह से अपनी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो गई है, और वो डिफेक्टिव एंटीबॉडी है अपने इम्यून सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगी और अपनी जो ऑन हेल्दी एंटीबॉडी है उन पे अटैक करके ब्रेन की टिश्यू है वहां पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करेंगी एंड इन्फेक्शन को भी कोज कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। देन फोर्थ वन आता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। ये किसकी वजह से फैल रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है। लेकिन किस कंडीशंस में हो रहा है, साउथ ईस्ट एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में
फार ईस्ट एंड पैसिफिक आइलैंड के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमिड होती है और ह्यूमिड एरिया के अंदर मॉस्किटो के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मॉस्किटो बाइटिंग की वजह से यहाँ पर एनसेफेलाइटिस कंडीशन हो गया, जो क्यों है यहाँ पर एक वायरल डिजीज है। दैट मीन्स जो मॉस्किटो है वो वायरस, वो जो मॉस्किटो है वो एक क्या कैरियर का काम कर रहा है, जिसमें जो वायरस है उस मॉस्किटो के अंदर रहेगा और फिर जो ही वो बाइट करेगा अपनी बॉडी में आ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो डायरेक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन में चला जाएगा और वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। फिफ्थ वन आता है क्रॉनिक एनसेफेलाइटिस। दैट मीन्स इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बढ़ रही है और लंबे टाइम से ही इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स चल रहा है। इसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक एनसेफेलाइटिस। अब ये दो टाइप की होती है, सब एक्यूट स्क्लेरोटिक एनसेफेलाइटिस, जिसके पीछे मेन रीजन होता है मीजल्स इन्फेक्शन। सेकेंड वन आता है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी, जिसके पीछे मेन रीजन होता है जेसी वायरस, जिसको अपन बोलते हैं जॉन कनिंगसन वायरस। जॉन कनिंगजम वायरस ये मैन स्पेसिफिक और जो एक हार्मलेस वायरस होता है, लेकिन अगर लंबे टाइम से ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, धीरे धीरे हो चाहे ग्रेजुअली हो स्लोली हो, उस टाइम पर भी जो डिस्ट्रोफी होती है, फैगोसाइटिक जो वेस्ट कंपोनेंट है वो ब्रेन के अंदर बिल्डअप हो जाएगा और उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोडिस्ट्रोफी। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। दैट मीन्स जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या हम बोल सकते हैं जो एंटीजन है अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या क्या चेंजेस कर रहा है, जो आगे जाके ब्रेन के टिश्यू को कैसे डैमेज कर रहा है। ड्यू टू द वायरल एजेंट इन्वेजन इनटू द ब्रेन थ्रू द ब्लड एंड द पेरिफेरल नर्व्स। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो वायरल एजेंट दैट मीन्स जो वायरस है वो सबसे पहले कहाँ पे गए, अपने ब्लड के अंदर गए और ब्लड से फिर वो ब्रेन के अंदर गए और ब्रेन के अंदर जाके इन्फ्यूजन कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पर वो एक अपना स्पेसिफिक लोकलाइजेशन करेंगे, जिसमें वो कॉलोनी फॉर्म करना लग जाएंगे और कॉलोनी फॉर्म करने के बाद में वहाँ पर ब्रेन के अंदर उनको एक कल्चर मीडिया मिल जाता है और कल्चर मीडिया मिलेगा, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन साइकिल है वो रिप्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, जो भी है वायरस है बैक्टीरिया है, वो मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट कर देंगे। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, ब्लड और जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रेन के अंदर स्प्रेड होगा। देन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और डायरेक्ट एंट्री इनटू द ब्रेन। अब यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं दो फैक्टर में, या तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रहे हैं, नर्व के थ्रू जा रहे हैं, या फिर सेकेंडरी क्या होता है डायरेक्ट एक्सपोज विद द ब्रेन। ब्रेन है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो गया है या फिर ब्रेन के अंदर डायरेक्टली चले गए हैं। अब ब्रेन के अंदर डायरेक्टली कब जा सकते हैं, ड्यूरिंग दी क्रेनियल सर्जरी, किसी भी तरह की क्रेनियल सर्जरी है उसके अंदर अनहाइजेनिक या फिर उस कंडीशंस में जा सकते हैं। एंड सेकेंडरी फैक्टर आता है जैसे हेड इंजरी होगी है, उस कंडीशंस में जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और सेकेंडरी क्या आएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए वो जो ब्लड के अंदर माइक्रोब्स हैं वो ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। देन इन्फ्लामेशन इन ब्रेन पेरिन्काइमल एंड दी न्यूरोनल सेल। अब जो ब्रेन की फंक्शनल सेल्स होती है उसको अपन बोलते हैं ब्रेन पेरिन्काइमा। ब्रेन की जो फंक्शनल सेल है उसको अपन बोलेंगे ब्रेन पेरिन्काइमा। तो वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कॉज करेंगे। देन ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट ब्रेन टिश्यू एंड मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। अब रीजन क्या होता है, ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट, दैट मीन्स यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। अगर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो वहां पे जाके एक्यूमुलेट होंगी, क्योंकि अगेंस्ट दी जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट वो फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी वहां पे जाएंगी, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट ब्रेन टिश्यू एंड मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन टिश्यू के अंदर जा रहे हैं एंड दी मेनिंजेस के अंदर जा रहे हैं। रीजन क्या होता है, ब्रेन टिश्यू के साथ साथ में अगर मेनिंजेस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मेनिंजाइटिस भी हो गया है, तो इनफिल्ट्रेट होने लग जाएंगी ये ब्रेन टिश्यूज के अंदर एंड दी इन दी मेनिंजेस के अंदर। देन माइक्रोबियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इन दी सेरेब्रल टिश्यू। जो माइक्रोब्स हैं ब्रेन के अंदर गए हैं वहां पर उनको कल्चर्ड मीडिया मिल रहा है, इसकी वजह से वो मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे एंड अलग अलग कॉलोनी फॉर्म करने स्टार्ट कर देंगी। लोकल नेक्रोटाइजिंग हेमरेज दैट बिकम मोर जनरलाइज। अब जैसे
ये जो क्रेनियल कैविटी है, इस यहाँ पर किसी भी तरह के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये वाला जैसे हम देखते हैं, ये इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से क्या करेगा, यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, इसके साथ साथ में डेड डब्ल्यूबीसी है वो भी एक्यूमुलेट हो रही है, इसके साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी लीक आउट हो रही है, सोडियम है वो भी लीक आउट हो रहा है, और ये कर रहा है यहाँ पर सेरिब्रल स्वेलिंग। सेरिब्रल स्वेलिंग या फिर ब्रेन एडिमा, सेरिब्रल स्वेलिंग। तो अगर यहाँ पर ये स्वेलिंग कर रही है तो सराउंडिंग के टिश्यूज हैं वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या फिर कंप्रेस हो रहे हैं। अगर सारे के सारे टिश्यू कंप्रेस हो रहे हैं उस कंडीशन में, जैसे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये दोनों कंप्रेस होगी, तो अगर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रही हैं उस कंडीशन में वहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, इवन यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, इम्बेलेंस बिटवीन दी ब्लड सप्लाई एंड दी डिमांड, क्योंकि अगर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, इन्फेक्शन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ी हुई है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रहा है कंप्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग के टिश्यूज हैं वो क्या करने लग जाएंगे, नेक्रोटाइज। नेक्रोटाइज का मतलब होता है डैमेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन, या थर्ड वन हम इसको बोल सकते हैं जो टिश्यू डेड हो जाते हैं, डेड टिश्यू, उसको अपन बोलते हैं नेक्रोटाइज टिश्यू। जो टिश्यू है, सराउंडिंग के टिश्यू है, वो डेथ होना लग जाएंगे, यानी डेड टिश्यू उसको अपन बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग टिश्यू। तो जो लोकल पार्ट के अंदर टिश्यूज है वो नेक्रोटाइज हो जाएंगे। इसके साथ साथ में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, अब ये ब्लड वेसल्स है कंप्रेस होने की वजह से ये नैरो हो गई है, नैरो हो गई है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई तो कम होगा, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स नैरो होने की वजह से, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, लेकिन ये आगे जाके कंप्रेस होने की वजह से नैरो हो गई है, कंप्रेस होने की वजह से नैरो हो गए, कंप्रेशन की वजह से। तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नैरोविंग होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इन इसकी माइन्यूट ब्रांच है, माइन्यूट ब्रांच जिसको अपन बोलते हैं कैपलरी, तो कैपलरी या फिर आर्ट्रियोल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगी, लीक आउट होने लग जाएंगी, या फिर वो रप्चर हो जाएंगी। रीजन क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर। तो जिसकी वजह से वहां पे अगर वो कैपलरी लीक आउट हो रही है या फिर जो कैपलरी है वो रप्चर हो गई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड कंपोनेंट है वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और ये कोज कर रहा है यहाँ पर हेमरेज, हेमरेज को कोज करेंगे, जिसको रीजन क्या होता है इसके अंदर, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के पीछे भी रीजन क्या होता है, कैपलरी लीकेज, लीकेज और दी लीकेज, या फिर हम बोल सकते हैं रप्चर। कैपिलरी लीक हो गई है या फिर रप्चर हो गया है, देन उसकी वजह से क्या हुआ, सेरेब्रल एडिमा रिजल्ट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इस ये एडिमा है जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उस पे ये प्रेशर अप्लाई कर पा रहा है, और जिसकी वजह से जो ये क्रेनियल कैविटी है, क्योंकि ब्रेन किस में रहता है, इन दी क्रेनियल कैविटी, तो क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको अपन बोलते हैं आईसीपी, और आईसीपी नॉर्मल कितना हुआ होता है 10 to 12 mm ऑफ दी Hg। अब ये इससे एक्सीड हो जाएगा, इससे एक्सीड हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, देन प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द नर्व टिश्यू रिजल्ट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट। अब रीजन क्या होता है, नर्व टिश्यू क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, नर्व कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से जो नर्व सब वो भी यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट कर देंगी, और अगर नर्व डैमेज हो रही है जिसकी वजह से नर्व्स का काम क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, यानी जो स्टिमुलाई को परसीव करना उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करना, ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे, इसको अपन बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट। फिर हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले तो हम देख लें फ्लू लाइक सिम्टम्स।
क्योंकि वायरल डिजीज कंडीशन है तो स्टार्टिंग के अंदर जो फ्लू लाइक सिम्टम्स भी इसके अंदर होंगे, जैसे हाई ग्रेड टेम्परेचर बॉडी का फीवर रहेगा, हाई टेम्परेचर बॉडी का फीवर रहेगा, सीवियर हेडेक, क्योंकि अगर फीवर होता था बॉडी के अंदर तो अगर अपने को फीवर हो जाता है तो सीवियर पेन भी होता है, हेडेक भी होता है, इवन बॉडी एक भी होता है एंड हेडेक भी होगा। देन नोसिया एंड वोमिटिंग एंड जॉइंट पेन। तो ये तो स्टार्टिंग के रहेंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स, ऐसे लगेगा जैसे फ्लू इन्फेक्शन हो रखा है। देन सेकेंडरी हम देखते हैं यहाँ पर आफ्टर इनिशियल स्टेज, ये तो फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद में आफ्टर इनिशियल स्टेज के बाद में, स्टार्टिंग के स्टेज के बाद में, स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर इनिशियल फेज में आएंगे सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, नोसिया, वोमिटिंग एंड दी जॉइंट पेन, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में आएंगे जैसे चेंजेस इन द मेंटल स्टेट सच एज द कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस एंड डिटोरिएशन। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। Imbalance between O2 supply and demand, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है। देन सीजर, सीजर के अंदर रीजन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अल्ट्रेशन, न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी अल्टर हो गए हैं। लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड पैरालिसिस, इसके पीछे रीजन होता है नर्व डैमेज, नर्व डैमेज। अगर नर्व डैमेज हो गई है कंप्रेशन की वजह से तो न तो सेंसेशन होगा और न ही उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड होगा, जिसको अपन बोलते हैं पैरालिसिस कंडीशन। देन चेंजेस इन दी पर्सनैलिटी एंड दी बिहेवियर, चेंजेस इन दी पर्सनैलिटी एंड दी बिहेवियर। अगर इंफ्रैक्शन कंडीशन है इन दी फ्रंटल लोब, इन दी फ्रंटल लोब, अगर फ्रंटल लोब के अंदर इंफ्रैक्शन हो रहा है तो पर्सन की पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड इमोशन ये चेंज हो जाएंगे, इमोशन चेंज हो जाएंगे। देन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्योंकि पर्सन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस है वो लूज हो जाएगा। तो ये है इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स। फिर हम देखते हैं अदर सिम्टम के अंदर, जैसे फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जैसे हमने पहले मेनिंजाइटिस में भी देखा था, सीवियर इरिटेबिलिटी विद द ब्राइट लाइट, सीवियर इरिटेबिलिटी विथ द ब्राइट लाइट, पर्सन को सीवियर इरिटेशन होगी जब वो ब्राइट लाइट में आएगा। देन इनएबिलिटी टू स्पीक, पर्सन बोल नहीं पाएगा, जिसको अपन बोलते हैं डिस्फेसिया। देन इनएबिलिटी टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट, मसल वीकनेस, फिजिकल मूवमेंट है वो उस पर वो इनएबिलिटी रहेगी। रीजन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्टर्ड। एंड मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाएगी। स्टिफ नेक, क्योंकि रीजन क्या होता है? आईसीपी बढ़ा होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होगा, जिसकी वजह से जो नेक है वो स्टिफ हो जाएगी। पर्सन है वो उसके अंदर हेलुसिनेशन होगा, हेलुसिनेशन दैट मीन्स फॉल्स परसेप्शन विदाउट द स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन विदाउट द स्टिमुलाई, विदाउट द स्टिमुलाई, यानी किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं है लेकिन फिर भी पर्सन है उसको परसीव ऐसे फील कर रहा है कि जैसे कोई भी सामने कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन ऐसे फील कर रहा है कि जैसे मैं उसको देख रहा हूँ, या फिर किसी की साउंड नहीं आ रही है लेकिन उसको लग रहा है कि कोई साउंड है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉल्स परसेप्शन विदाउट द स्टिमुलाई, हेलुसिनेशन, पार्शियल और द टोटल विजन लॉस, पर्सन का विजन लॉस है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी हो रखी है, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी
ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो विजन लॉस अफेक्ट हो जाएगा। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स सच एज मूविंग आई साइड टू साइड, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, अगर यहाँ पर जो अपनी आई मसल्स होती हैं, जो इंट्रेंसिक मसल एंड जो एक्सटेंसिक मसल्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाली जो नर्व डैमेज हो जाएगी, तो उसको जिसकी वजह से जो आई मसल्स हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट हो जाएगा, जिसमें पर्सन सच एज मूविंग आई साइड टू साइड, जिसमें पर्सन है वो साइड टू साइड आई है उसको मूव करेगा। देन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द फेस, आर्म एंड द लेग्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करेगा फेस, आर्म एंड द लेग्स के अंदर। इसके पीछे भी रीजन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसके अंदर अल्ट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट वन आता है अनयूजुअल बिहेवियर, अगर फ्रंटल लोब है तो डेफिनेटली अनयूजुअल बिहेवियर। एंड डिल्यूजन, डिल्यूजन रिलेटेड टू दी थॉट्स, थॉट्स से रिलेटेड है, अब नॉर्मल थॉट्स उसके अंदर आते रहेंगे जो कोज करता है, और ये भी स्पेसिफिकली फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट, फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कोज कर रहा है। तो ये आते हैं अदर सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट, यानी स्पेसिफिकली हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर। स्टार्टिंग में हम क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पर्सन को सपोर्टिव केयर देंगे, जिसमें आता है रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स, पर्सन को कंप्लीटली रेस्ट देंगे, न्यूट्रिटिव डाइट देंगे, और इसके साथ साथ में अगर अपनी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रखा है तो उस कंडीशंस में हम फ्लूइड को वापस रिस्टोर करेंगे, इसको अपन बोलते हैं रीहाइड्रेशन। देन टू हेल्प दी बॉडी फाइट टू इन्फेक्शन एंड टू रिलीव दी सिम्टम्स, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमने प्रॉपरली पर्सन को रेस्ट दिया है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट दिया है, जिसमें हम हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, रिच डाइट देंगे, रिच प्रोटीन डाइट देंगे, इसके साथ साथ में हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं पर्सन को, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स अपनी बॉडी के अंदर गए हैं, या फिर जो पॉजिटिव फैक्टर एंटीजन अपने बॉडी में गए हैं, उसके अगेंस्ट वो इजीली फाइट कर सके। नेक्स्ट वन आता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में हम देते हैं यहाँ पे एसिटामिनोफेन एंड द इबुप्रोफेन, और इस एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर, सॉरी, ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है इसके अंदर हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, टू रिड्यूस दी cerebral swelling, cerebral swelling, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड इसके साथ साथ में हम देते हैं एंटीपायरेटिक, एंड एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स, जिसमें पीसीएम के साथ में हम एसिटामिनोफेन या फिर इबुप्रोफेन देंगे, सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है उसके लिए, हेडेक हो रहा है उसके लिए, एंड एंटीपायरेटिक अगर फीवर हो रहा है तो उसके लिए। नेक्स्ट हम देते हैं यहाँ पर एंटीवायरल मेडिकेशन। एंटीवायरल मेडिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली हम देते हैं एसाइक्लोवियर, जो एनसेफेलाइटिस के अंदर वायरल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। अदर हम आगे ऑटोइम्यून एनसेफेलाइटिस अगर कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड इसके साथ साथ में हम बोल सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, स्पेसिफिकली हम इसमें देते हैं इसमें प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन एंड साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोलोन एंड साइक्लोस्पोरिन। इनका काम क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जो डिफेक्टिव एंटीबॉडी फॉर्म हो रखी हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बाई मिस्टेकली अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी फॉर्म हो गए हैं, डिफेक्टिव एंटीबॉडी, उनको सप्रेस करने के लिए हम देते हैं यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर हम इसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन एंड दी साइक्लोस्पोरिन।
फिर हम देखते हैं सपोर्टिव केयर। अब सपोर्टिव केयर में कि हम क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर में सबसे पहले तो हम पर्सन, क्योंकि रेस्पिरेटरी स्टेटस चेंज हो रहा है, रीजन क्या होता है, अगर एनसेफेलाइटिस कंडीशन हो रही है, तो अगर एनसेफेलाइटिस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर में ये कंडीशन है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से लंग्स है, इसके साथ साथ में जैसे फ्रेनिक नर्व है, इंटरकोस्टल नर्व है, अगर वो भी कंप्रेस हो रही है तो अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो पर्सन के अंदर हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं एल्वोलाई के अंदर हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी। तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए हम पहले सबसे पहले देंगे हम ब्रीथिंग असिस्टेंट एज वेल एज द केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द ब्रीथिंग एंड द हार्ट फंक्शन। ब्रीथिंग असिस्टेंट के अंदर अगर सीवियर कंडीशन हो रही है तो हम यहाँ पे पर्सन को रखेंगे वेंटिलेटर सपोर्ट पे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे, ऑक्सीजन के लेवल को करेक्ट कर, और अगर सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, देन हम यहाँ पे O2 एडमिनिस्ट्रेशन, O2 एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, पर्सन को ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। इसके साथ साथ में ही हम देखेंगे कि जो ब्रीथिंग का पैटर्न क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है, उसकी डेफनेस क्या है, और इसके साथ साथ में हार्ट के फंक्शन देखेंगे। अब हार्ट के फंक्शन में हम देखते हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, और इसके साथ साथ में हम स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सारे के सारे हम देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एन ऑक्सीजन मास्क विल बी यूज टू हेल्प विथ द ब्रीथिंग, फीडिंग ट्यूब टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड फॉर द रिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन मास्क के थ्रू हम यहाँ पे O2 सप्लाई के लिए हम ऑक्सीजन मास्क लेंगे, और एनजी ट्यूब अगर पर्सन है कंटिन्यूसली नोजिया वॉमिटिंग हो रही है पर्सन को, और अगर वो ओरली नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में हम एनजी इंट्यूबेशन लगाएंगे न्यूट्रेटिव कंपोनेंट देने के लिए, और पर्सन को के जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंटेन करने के लिए। देन इंट्रावीनस फ्लूइड फॉर द प्रॉपर हाइड्रेशन एंड द एसेंशियल मिनरल्स, जो इंट्रावीनस आईवी कैथेटराइजेशन लगाएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को हम मेंटेन कर सकें। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टू रिड्यूस दी सेबल स्वेलिंग, रिड्यूस द स्वेलिंग एंड प्रेशर इन दी स्कल, जिसको अपन बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो आईसीपी को कम करने के लिए या फिर जो सेबल स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए हम देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देन एंटी कन्वल्सन ड्रग हम किसके लिए दे रहे हैं, या टू प्रिवेंट दी सीजर, सीजर को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सीजर को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं यहाँ पर एंटी सीजर या फिर एंटी कन्वल्सेंट। इसके साथ साथ में कौन सी ड्रग देंगे हम यहाँ पर, जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है वो है यहाँ पर फेनिटोइन ड्रग, जिसकी वजह से अगर सीजर आ रहे हैं तो उसके लिए हम देंगे यहाँ पर फेनिटोइन ड्रग। तो ये तो आज का टॉपिक था एनसेफेलाइटिस, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा एनसेफेलाइटिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, इसके साथ में साइन एंड सिम्टम्स एंड द कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी एंड द कंप्लीट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेन एब्सिस। अब ब्रेन एब्सिस क्या होगा, ब्रेन के अंदर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, इन्फिक्सियस प्रोसेस की वजह से जो पस कलेक्शन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ब्रेन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। लेकिन अभी आज का ये टॉपिक अपना एनसेफेलाइटिस कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।